सभी को नमस्कार। राजस्थान करंट अफेयर्स की कक्षा में आपका स्वागत है। ये है अप्रैल मंथ की क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है एशियाई कप तीरंदाजी 2026 के बारे में, और इसमें जयपुर के हैं रजत चौहान। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन है? रजत चौहान है। किसके प्लेयर है ये? तीरंदाजी के प्लेयर है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एशियाई कप तीरंदाजी के अंदर कहाँ पर आयोजित हुई थी? थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुई थी एशियाई कप तीरंदाजी 2026। स्टेज फर्स्ट था ये, और इसमें जयपुर के अनुभवी तीरंदाज है रजत चौहान। इन्होंने 27 मार्च को स्वर्णिम सफलता हासिल की है। ठीक है, तो 27 मार्च को ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियाई कप तीरंदाजी के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुई थी? थाईलैंड के बैंकॉक में। रजत चौहान ने चिकिता तनिपर्थी इनके साथ कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा के अंदर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मुकाबला हुआ था तो भारतीय जोड़ी थी ये। ठीक है, किसके साथ मिलकर? इन्होंने जो है एकल में नहीं किया है ये हासिल, ये किया है इन्होंने कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा के अंदर। तो भारतीय जोड़ी थी, किसके साथ मिलकर इन्होंने हासिल की है? चिकिता पनिपर्थी के साथ में। तो भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की टीम को 158-156 के रोमांचक स्कोर से हराकर खिताबी जीत दर्ज की है। पदक तालिका की बात करें तो रजत ने इस टूर्नामेंट में कुल 3 पदक जीते हैं। मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष व्यक्तिगत और पुरुष टीम स्पर्धा में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो 2 इन्होंने जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल, 1 जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल। प्रतियोगिता के रैंकिंग राउंड के अंदर रजत 712 के स्कोर के साथ नंबर 1 रैंक पर ये रहे हैं। तो रैंकिंग राउंड के अंदर भी 712 अंक इन्होंने हासिल किए हैं और नंबर 1 रैंक पर ये रहे हैं। तो नाम याद रखना है, रजत चौहान। कहाँ के हैं? जयपुर के। नेक्स्ट है जल प्रबंधन में राजस्थान को राष्ट्रीय गौरव। पहला गणना समयबद्ध पूर्ण की है राजस्थान ने। ठीक है, तो जल प्रबंधन के अंदर राजस्थान राष्ट्रीय गौरव का दर्जा प्राप्त हुआ है। प्रथम गणना समयपूर्ण इन्होंने पूर्ण की है। तो राजस्थान ने जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने प्रदेश को विशिष्ट सम्मान से नवाजा है। कौन से मंत्रालय ने नवाजा है राजस्थान सरकार को? जल शक्ति मंत्रालय ने। क्यों नवाजा है? देखिए, राजस्थान को वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना का कार्य समयबद्ध यानी टाइम बाउंड तरीके से पूरा करने के लिए पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिए, राजस्थान ने जो क्या किया है, वृहद और मध्यम सिंचाई जो परियोजनाएं हैं इनकी पहली गणना जो है समयबद्ध पूरी की है। यह पुरस्कार मिला था 23 मार्च 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर आयोजित हुआ था विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव। इसके दौरान ये प्रदान किया गया था। तो विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव हुआ था 23 मार्च को, और इसी दौरान राजस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया है, और ये दिया है जल शक्ति मंत्रालय ने। वर्तमान में देश भर के अंदर लघु सिंचाई यानी 7वीं और जल निकाय 2री और स्प्रिंग यानी पहले की गणना का कार्य अभी प्रक्रियाधीन है, यानी ये प्रोसेस में है। ये महत्वपूर्ण गणनाएं की जा रही है देश भर के अंदर। क्या क्या गणनाएं की जा रही है? लघु सिंचाई को लेकर गणना की जा रही है 7वीं, जल निकायों को लेकर गणना की जा रही है 2री, और स्प्रिंग्स को लेकर जो है पहली गणना का कार्य किया जा रहा है। अब इसका जो नोडल विभाग है जो गणना की है, तो जल संसाधन विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है, और निदेशक नहर जयपुर को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जो हमारे जो डायरेक्टर है नहर जयपुर, इनको जो है इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। और नोडल विभाग की बात करें तो ये है जल संसाधन विभाग। अन्य संबंधित गणनाओं के प्रबंधन के लिए राजस्व विभाग जो है इसको नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट है सनातन प्रीमियर लीग 2026 के बारे में। तो राजस्थान की टीम बनी है पहली चैंपियन, तो फर्स्ट चैंपियन बनी है सनातन प्रीमियर लीग 2026 की। अब इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था? इंदौर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, और इसमें राजस्थान ने खिताबी जीत हासिल की है। फाइनल मुकाबले में राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे
इन्होंने मध्य प्रदेश अहिल्या माता गार्जियंस को 39 रनों से हराकर पहला खिताब अपने नाम किया है। तो इम्पोर्टेंट है, सनातन प्रीमियर लीग के अंदर राजस्थान बना है चैंपियन। आयोजन का स्थान कहाँ था? इस लीग का फाइनल मैच हुआ था इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर ये खेला गया था मैच फाइनल। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है राजस्थान के लक्ष्मी नारायण गुर्जर, इनका भी नाम याद रखना है। लक्ष्मी नारायण गुर्जर जो है ये मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। पुरस्कार राशि इसके अंदर विजेता टीम जो है इसको 31 लाख रुपए दी गई और उप विजेता टीम को 15 लाख की राशि इसके अंदर प्रदान की गई है। यह पूरी लीग सुप्रसिद्ध कथावाचक है देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के मार्गदर्शन के अंदर आयोजित की गई थी। तो ये मार्गदर्शक है इसके सनातन प्रीमियर लीग के। नेक्स्ट है 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियन के अंदर पूनम शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ध्यान रखिए, पूनम शर्मा जो है ये क्या करती है? ये वेट लिफ्टिंग करती है। ठीक है, तो 5वीं हमारी राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी। इसके अंदर पूनम शर्मा ने इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर आयोजित हुई थी? हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू के अंदर 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित हुई थी 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इसमें राजस्थान ने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। विजेता कौन रहे इसके अंदर? भरतपुर की है ये पूनम शर्मा। ध्यान रखिए, भरतपुर की पावर लिफ्टिंग कोच है, इन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। उपलब्धि क्या हासिल की है? तो इन्होंने 57 केजी भार वर्ग के अंदर कुल 56 केजी भार उठाकर महिला वर्ग के अंदर पहला स्थान हासिल किया है। तो पूनम शर्मा जो है इन्होंने कितना वेट उठाया है? 56 केजी वर्ग उठाया था और ये 57 केजी भार वर्ग की प्रतियोगिता थी। इससे पहले वर्ष 2024 की नेशनल मास्टर चैंपियनशिप और टोंक में आयोजित स्टेट मास्टर चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे। तो गोल्ड मेडल हासिल किया है 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर। नेक्स्ट है नागौरी पान मेथी सामुदायिक किसान किस्म के रूप में ये पंजीकृत हुए हैं। नागौरी है पान मेथी, ये किसके रूप में पंजीकृत हुए हैं? सामूहिक किसान किस्म के रूप में। तो राजस्थान की नागौरी पान मेथी को पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PPV एंड FRA इसके द्वारा सामुदायिक किसान किस्म यानी कम्युनिटी फार्मर वैरायटी के रूप में आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करके पेटेंट प्रदान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका नाम नागौरी पान मेथी और इसको कम्युनिटी यानी सामुदायिक किसान किस्म कम्युनिटी फार्मर वैरायटी के रूप में आधिकारिक तौर पर पेटेंट इसको प्रदान किया गया है। यह पंजीकरण पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम है 2001 इसके तहत किया गया है, जो इस मेथी के लिए विश्व का पहला IPR मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट, ये इसका संरक्षण है। तो विश्व का पहला है ये। नागौर के किसान समुदाय को इसका कानूनी संरक्षक माना गया है। मुंडवा की प्रधान और महिला किसान जो है गीता देवी, इनके द्वारा इसका आवेदन प्रस्तुत किया गया था। यह उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के दौरान प्राप्त हुई है। तो ये उपलब्धि कब हासिल हुई है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के दौरान। लंबे समय से इसे कसूरी मेथी के नाम से भी बेचा जा रहा था, जिससे स्थानीय किसानों को सही पहचान और उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। तो इसे भारतीय मसाला बोर्ड की जो है आधिकारिक सूची में 53वें मसाले के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कसूरी मेथी और नागौरी पान मेथी ये दोनों सेम है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल। तो राजस्थान पुलिस ने इसमें इतिहास रचा है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर 23 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक आयोजित हुई थी। ठीक है, तो वॉलीबॉल की बात हो रही है, अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल। तो इसमें राजस्थान पुलिस ने क्या इतिहास रचा है? इन्होंने 23 से 27 फरवरी 2026 को जो आयोजित हुई थी 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर, इसमें स्वर्णिम सफलता हासिल की है। 74 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान पुलिस की महिला टीम इसके अंदर चैंपियन बनी है। तो ध्यान रखिए, इसके अंदर जो राजस्थान की महिला टीम है वो चैंपियन बनी है। राजस्थान की महिला टीम ने पिछले वर्ष की विजेता CRPF को रोमांचक फाइनल के अंदर 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है।
राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल है पूजा बिश्नोई, इनको टूर्नामेंट की बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर के खिताब से नवाजा गया है। ध्यान रखिए, पूजा बिश्नोई है ये जो है राजस्थान महिला पुलिस की कांस्टेबल है और ये बनी है बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर। नेक्स्ट है, रामनवमी पर राजस्थान में सौर ऊर्जा का विस्तार, 12 नए संयंत्र स्थापित हुए हैं। रामनवमी जो कि 27 मार्च 2026 को थी, इसके पावन अवसर पर राजस्थान में ने पीएम कुसुम योजना के तहत 23.60 मेगावाट क्षमता के 12 नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो 12 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं 23.7 मेगावाट क्षमता के। किस योजना के तहत? पीएम कुसुम योजना के तहत ये स्थापित किए हैं। ये संयंत्र मुख्य रूप से जयपुर, अजमेर और जोधपुर सर्कल, प्रत्येक के अंदर 4-4 संयंत्र, इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिले जैसे बूंदी, अलवर, नागौर और बीकानेर यहाँ पर लगाए गए हैं। इन संयंत्रों के ग्रिड से जुड़ने के बाद अब 2000 से अधिक किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध हो सकेगी। तो ये संयंत्रों के ग्रिड, जैसे ही ये ग्रिड से जुड़ेंगे तो लगभग 2000 से अधिक किसान हैं, इनको दिन के समय बिजली मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए 4-4 संयंत्र लगेंगे, कहाँ कहाँ? जयपुर, अजमेर और जोधपुर में, ये याद रखना है बस। कितनी क्षमता के? 23.60 मेगावाट क्षमता के। नेक्स्ट है, सरपंच कुसुम सिंह महिला बीकन लीडर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। ये कौन है? सरपंच कुसुम सिंह। तो राजस्थान के डीग जिले जो कि पूर्व में भरतपुर था, इसकी रारह ग्राम पंचायत के सरपंच है कुसुम सिंह। इनको नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर प्रतिष्ठित महिला बीकन लीडर अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो महिला बीकन लीडर अवार्ड से किसको नवाजा गया है? सरपंच कुसुम सिंह को। कहाँ के हैं ये? डीग जिले के हैं। यह अवार्ड मार्च 2026 में नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के अंतर्गत प्रदान किया गया था। तो ये कार्यक्रम था जो कि हमारे नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था, इसके अंदर कुसुम सिंह को मिला है ये अवार्ड। किसने दिया है ये दिया है केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और राज्य मंत्री है एसपी सिंह बघेल। इन्होंने ये सम्मान भेंट किया है। उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? महिला सशक्तिकरण और रारह पंचायत जो है इसको महिला हितैषी पंचायत के रूप में विकसित करने और उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है, सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26 के बारे में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर्स की घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट है ये अवार्ड, याद रखना, सुंदर कांति जोशी अवार्ड। तो राजस्थान महिला क्रिकेट टीम के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित सुंदर कांति जोशी अवार्ड, इसके 2025-26 जो है इसके विजेताओं की घोषणा कर दी गई है मार्च में। सीनियर वर्ग की बात करें तो ऑलराउंडर है डिम्पल कंवर, इनको विजेता चुना गया है। बीसीसीआई प्रतियोगिता में 430 रन बनाए हैं इन्होंने, 6 विकेट लिए हैं और 16 कैच लिए हैं। जूनियर वर्ग की बात करें तो ये जो है सुंदरकांति जोशी अवार्ड मिलेगा तनिका शर्मा को। इन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन 235 रन बनाए हैं और 9 विकेट, इसके लिए ये खिताब जीता है। सब जूनियर वर्ग की बात करें तो रोसेल यादव, इनको 172 रन और 9 विकेट हासिल करने के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो 70 के दशक की पूर्व क्रिकेटर है आशा श्रीवास्तव को गौरवशाली सम्मान से नवाजा जाएगा। पुरस्कार राशि की बात करें तो सीनियर वर्ग को 21,000 रुपये, जूनियर वर्ग को 15,000 रुपये, सब जूनियर वर्ग को 11,000 की नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी। पुरस्कारों का वितरण होगा 3 अप्रैल 2026 को सुंदर कांति जोशी की जयंती के अवसर पर। तो याद रखना है ये सारे नाम। सीनियर वर्ग में जो है सुंदर कांति जोशी अवार्ड मिलेगा डिम्पल कंवर को, जूनियर वर्ग में मिलेगा तनिका शर्मा को, इसके बाद में सब जूनियर वर्ग में रोसेल यादव को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा आशा श्रीवास्तव को। नेक्स्ट है, जयपुर के अंदर दूसरी नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप और राजस्थान को पहली बार इसके अंदर मेज़बानी मिली है। तो दूसरी नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का भव्य आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम इंडोर स्टेडियम के अंदर 24 से लेकर 27 मार्च को संपन्न हुआ था। ये तलवारबाजी चैंपियनशिप थी, दूसरी थी ये नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप। पहला अवसर है जब राजस्थान इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पैरालंपिक खेल प्रतियोगिता की मेज़बानी कर रहा है, तो ये पहला मौका है। उद्घाटन किसने किया है? तो चैंपियनशिप का विधिवत उद्घाटन जयपुर की महापौर है सौम्या गुर्जर, इन्होंने किया है।
तो जयपुर की महापौर का नाम भी आप याद रख सकते हैं, सौम्या गुर्जर। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 17 राज्यों से आए लगभग 150 दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 विभिन्न इवेंट्स के अंदर अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है छठा मछली एवं वन्यजीव मित्र पुरस्कार समारोह, अनिल बिश्नोई और अन्य इसके अंदर सम्मानित हुए हैं। ठीक है, तो ये छठवें नंबर का था मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार समारोह। तो इसके अंदर जयपुर के ITC राजपूताना होटल के अंदर मार्च 2026 में मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार के छठे संस्करण का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? जयपुर के ITC राजपूताना होटल के अंदर। यह पुरस्कार प्रभा खेतान फाउंडेशन और WWF इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अनिल बिश्नोई है और इसके अलावा अन्य सम्मानित हुए हैं। अब अनिल बिश्नोई कौन है? ठीक है, अनिल बिश्नोई जो है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। तो हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं अनिल बिश्नोई। इनको काले हिरणों के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने पिछले 35 वर्षों के अंदर 10,000 से अधिक हिरणों की जान बचाई है और उनके लिए 60 से अधिक जलाशयों का निर्माण कराया है। तो महत्वपूर्ण है, अनिल बिश्नोई पर्यावरण प्रेमी है और किसकी रक्षा की है इन्होंने? काले हिरणों की। 10,000 से अधिक की जान बचाई है और 60 से अधिक इन्होंने जलाशयों का निर्माण करवाया है। ये तो हो गया वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार, इनको दिया गया है। इसके बाद में है मछली पुरस्कार रेस्क्यू टीम। तो उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम है, इसके अंदर सीताराम मीणा है, अजीत सिंह है और अन्य हैं। इनको जानवरों के सफल रेस्क्यू और सुरक्षित स्थानांतरण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। उन्हें 2.5 लाख रुपए की इनामी राशि दी गई है। नेक्स्ट पुरस्कार है वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार, दर्शन कुमार मेनारिया को ये दिया गया है। तो उदयपुर के संरक्षणवादी दर्शन कुमार मेनारिया, इनको 1.5 लाख के पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्होंने मेनार गांव जो है इसको वैश्विक स्तर पर बर्ड विलेज के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ध्यान रखिए, मेनारिया है नाम में भी, और मेनार गांव को इन्होंने बर्ड विलेज के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाई है। 1.5 लाख का अवार्ड मिला है और इनको मिला है वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। यह वार्षिक समारोह इन समर्पित व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो वन्यजीव संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के अंदर उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे नाम याद रखने हैं। अनिल बिश्नोई, इसके बाद में हमारी जो वाइल्ड लाइफ उदयपुर की रेस्क्यू टीम है, और एक है दर्शन कुमार मेनारिया। नेक्स्ट है जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इनको अवार्ड मिलते ही रहते हैं। ठीक है, तो जयपुर के जिला कलेक्टर है और ख्यातनाम साहित्यकार है। ठीक है, क्योंकि ये साहित्यकार है इसलिए इनको अवार्ड मिलते रहते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, इनको वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान जो है राजस्थानी भाषा के उनके चर्चित कहानी संग्रह है भरखमा, इन्होंने इनका कहानी संग्रह है, इसके लिए प्रदान किया जा रहा है। तो राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है ये भरखमा और ये कहानी संग्रह है, ये याद रखना है। पुरस्कार जो वितरण है 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह के अंदर ये आयोजित किया जाएगा। भरखमा पर वर्ष 2024 में एक राजस्थानी फीचर फिल्म भी बन चुकी है, जिसके लिए डॉक्टर सोनी को सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, इस पर एक मूवी बनी है और इस पर भी इनको अवार्ड मिल चुका है। डॉक्टर सोनी को पूर्व के अंदर रणखार यानी कविता संग्रह के लिए, ये रणखार है इनका कविता संग्रह, इसके लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2016 और रेगमाल इसके लिए सधींद्र पुरस्कार भी मिल चुका है। ध्यान रखिए, डॉक्टर सोनी का नाम रणखार इनकी कविता संग्रह है और इसके अलावा रेगमाल जो है इसके लिए इनको युवा पुरस्कार मिल चुका है। और अभी की बात करें तो अभी कहानी संग्रह है और इसका नाम है भरखमा, इसके लिए इनको अवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अन्य कृतियां देखिए कौन सी है। रणखार हमने अभी पढ़ा है, राजस्थानी कविता है ये, और वर्ष 2016 में इनको मिल चुका है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। रेगमाल है, ये भी हिंदी कविता है और राजस्थान साहित्य अकादमी का सुधींद्र पुरस्कार ये इनको प्राप्त हो चुका है। इसके बाद में है यदावरी, ये कविता संग्रह है, सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं पर ये आधारित है यदावरी।
प्रतिष्ठा ये कविता संग्रह है, डॉक्टर सोनी के प्रमुख काव्य संग्रह में शामिल है ये। और धरा ये भी कविता संग्रह है, मरुस्थलीय जीवन और परिवेश का इसके अंदर चित्रण किया गया है। तो ये सारी कृतियाँ आपको याद रखनी है, ये डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की है। और अभी हाल ही की भी जो चर्चा में रही है बरखमा, ये भी याद रखिए। इनको इसलिए इसके अंदर 2 पुरस्कार मिल चुके हैं। एक तो इन्होंने जो मूवी बनाई थी उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार मिला था, और अभी जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको 2016 में मिल गया था, जो कि रणखार राजस्थानी कविता संग्रह के लिए था। राजस्थानी भाषा साहित्य की बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात करते हैं 2020 से लेकर 25 तक। तो ये है भंवर सिंह सिमोर कृति है, संस्कृति री सनातन दीठ ये निबंध है, इसके लिए 2020 में का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भंवर सिंह सामोर को। इसके बाद में 2021 का मिला था मिठेश निर्मोही को, इनकी कृति थी मुक्ति, ये कविता थी। 2022 का कमल रंगा को मिला था, इनकी कृति थी अलेखू अम्बा, ये नाटक था। इसके बाद में 2023 का मिला था गजय सिंह पुरोहित को, इनकी कृति थी परखती प्रीत, कविता संग्रह था ये। 2024 का पुरस्कार मिला था मुकुट मणिराज को, इनकी कृति थी गांव और अम्मा, कविता संकलन था ये। और 2025 का जो मिलेगा ये डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की कृति है बरखमा, कहानी संग्रह के लिए दिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण है, ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है चूरू के अंदर गौरव सेनानी समारोह खेल स्टेडियम का नया नामकरण किया गया है। तो भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान है रणबांकुरा डिवीजन, इसके द्वारा 8 मार्च 2026 को चूरू के जिला खेल स्टेडियम में गौरव सेनानी समारोह पूर्व सैनिक रैली का भव्य आयोजन किया गया था। समारोह के अंदर जिले की 8 तहसीलों के 10,000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियां और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इसके अंदर 8 तहसीलों के थे 10,000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक। अब इसका मुख्य आकर्षण क्या रहा? सेना के अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी और कुशल डॉग स्क्वाड का शानदार प्रदर्शन किया गया है इसके अंदर। और बड़ी घोषणा की गई है इसमें, मुख्यमंत्री जी ने चूरू के जिला खेल स्टेडियम का नाम बदलकर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम करने की घोषणा की है। ध्यान रखिए, चूरू का जो जिला खेल स्टेडियम है इसका नाम क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम। अब जिनके नाम पे ये स्टेडियम का नाम रखा गया है वो कौन है? सगत सिंह राठौड़ मूल रूप से चूरू के कुसुम देसर के निवासी थे और भारतीय सेना के गौरवशाली सैन्य इतिहास के नायक ये रहे हैं। एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स, तो सैनिक और उनके आश्रितों को कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे देने के लिए उनका चरणबद्ध निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण की बात करें तो 36 करोड़ की लागत से जोधपुर, टोंक और शेरगढ़ और झुंझुनू इसके अंदर इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जोधपुर के अंदर मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र और झुंझुनू के अंदर वार म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। तो जोधपुर के अंदर बनेगा मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र और झुंझुनू के अंदर जो है वार म्यूजियम की स्थापना की जाएगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तो शिलान्यास और उसके इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है ये बहुप्रतीक्षित कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ये जो परियोजना है ये एक प्रोजेक्ट है, इसका भव्य शिलान्यास 7 मार्च 2026 को किया गया है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जनसभा को संबोधित किया था। शिलान्यास किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, इन्होंने एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है। इसमें लागत कितनी आएगी? इसमें 1507 करोड़ की लागत आएगी और 440 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर ये विस्तृत होगी। तो ये ध्यान रखना है कितनी भूमि पर ये परियोजना है, तो 440 हेक्टेयर पे है और लागत कितनी है? 1507 करोड़। किसकी बात हो रही है? कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इसमें टर्मिनल और क्षमता कितनी रहेगी? तो 20,000 वर्ग मीटर का भव्य टर्मिनल इसके अंदर बनाया जाएगा और जिसमें 20 लाख यात्रियों को संभालने की जो है इसमें एनुअल कैपेसिटी रहेगी। अब इसमें रनवे की क्या विशेषता रहेगी? 3200 मीटर लंबे रनवे का निर्माण होगा जिसमें A321 श्रेणी के बड़े विमान यहाँ आसानी से लैंड कर सकेंगे। एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवाओं का संचालन वर्ष 2027 तक शुरू करने का टारगेट रखा गया है। तो 2027 तक जो है विमान सेवा का संचालन किया जाएगा। एयरपोर्ट के पास ही
हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विकास के लिए आरक्षित रखी गई है इसके अंदर, और मुख्यमंत्री ने रीको को इसके लिए ठोस औद्योगिक रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो ये रिजर्व रखी गई है किसके लिए? रीको के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट। इसमें किसानों के लिए आय का नया स्रोत बनेगा। तो राजस्थान के कृषि विभाग ने राज्य में कृषि भूमि प्रबंधन कार्बन परियोजना शुरू करने के लिए IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशन के साथ में एक महत्वपूर्ण MOU किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन कम करने के बदले किसानों को कार्बन फाइनेंस दिलाना। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट के स्थान क्या रहेंगे? इसकी शुरुआत राज्य के 3 चयनित ब्लॉक है, बानसूर कोटपुतली बहरोड के अंदर है, महुआ दौसा के अंदर है और मालपुरा टोक के अंदर ये जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरू की जाएगी। प्रमुख गतिविधियां क्या है? इस योजना के तहत किसान पौधारोपण, सूक्ष्म सिंचाई, फार्म पॉन्ड और सोलर पंप जैसे कार्यों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकेंगे। किस किस के माध्यम से कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकेंगे? पौधारोपण के माध्यम से, सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से, फार्म पॉन्ड और सोलर पंप जैसे कार्यों के माध्यम से। इन गतिविधियों को अपनाने पर किसानों को कार्बन उत्सर्जन में आई कमी के आधार पर प्रति हेक्टेयर जो है निर्धारित राशि किसानों को दी जाएगी। ये परियोजना भारत सरकार की कार्बन क्रेडिट जो है ट्रेडिंग स्कीम 2023 से जुड़ी हुई है, जो भविष्य में पूरे राज्य के अंदर ये लागू की जाएगी। अब ये जो है कार्बन क्रेडिट ये क्या है? ये एक आर्थिक तंत्र है जिसमें निर्धारित सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करने पर क्रेडिट मिलते हैं, जिन्हें अन्य कंपनियों को बेचकर आय प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये कार्बन क्रेडिट योजना है और ये जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारे राजस्थान के जो है ये जगह है, 3 चयनित ब्लॉक है, बानसूर, महुआ और मालपुरा। नेक्स्ट है राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण नियमन विधेयक 2026 के बारे में। तो राजस्थान विधानसभा ने 6 मार्च 2026 को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों में संपत्ति की बिक्री को विनियमित करने वाला विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया है। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान गुजरात के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, तो देश का दूसरा राज्य है राजस्थान गुजरात के बाद में। किस मामले में? राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र जो है संपत्ति हस्तांतरण नियमन विधेयक लाने के मामले में। ठीक है, तो ध्वनिमत से ये पास भी हो गया है 6 मार्च को। इसमें क्या है? विधेयक की धारा 3(1)(2) के तहत सरकार किसी भी क्षेत्र को सांप्रदायिक हिंसा या अव्यवस्था की आशंका पर 3 वर्ष के लिए जो है विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है। ठीक है, जो क्षेत्र अशांत है उसको 3 क्षेत्र के लिए विक्षुब्ध घोषित कर सकती है। वहाँ पर या तो सांप्रदायिक हिंसा है या अव्यवस्था है। विक्षुब्ध क्षेत्रों के अंदर संपत्ति को बेचने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अगर सरकार ने अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया किसी एरिया को, तो वहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। अगर बेचनी है तो आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। सक्षम अधिकारी पूर्ण सहमति, दबाव की अनुपस्थिति और उचित मूल्य यानी DLC दर पर या अधिक की ये जांच करेगा कि भाई आप जो है सांप्रदायिक हिंसा के चक्कर में तो आप कहीं संपत्ति को बेचकर अन्य जगह नहीं जा रहे हो, तो वो चेक करेगा कि आपकी जो बेच रहे हो प्रॉपर्टी वो DLC रेट से ज़्यादा है या नहीं है। ठीक है, दबाव है या नहीं है। आवेदन का निरस्तीकरण, यदि संपत्ति के विक्रय से मिश्रित आबादी का ढांचा प्रभावित होता है या किसी विशेष समुदाय को विस्थापित करने का प्रयास दिखाता है तो आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। ठीक है, अगर कोई विशेष समुदाय जो है परेशान कर रहा है, किसी कम जनसंख्या वाले समुदायों को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो जो है ये आवेदन जो है बेचने का निरस्त कर दिया जाएगा, यानी आप वहाँ पर प्रॉपर्टी बेच नहीं पाओगे। आवेदन पर निर्णय 3 माह के अंदर भीतर करना होगा, जिसे विशेष मामलों में बढ़ाया जा सकता है। भविष्य में पुनर्विकास के उद्देश्य से संपत्ति विक्रय हेतु भी अनुमति आवश्यक होगी। ठीक है, तो पुनर्विकास के लिए भी अनुमति आवश्यक होगी। अब इसके अंदर दंड का प्रावधान किया गया है, ये महत्वपूर्ण है। नियमों का अगर उल्लंघन करता है तो 3 से 5 वर्ष के लिए कारावास की सज़ा है और न्यूनतम 1 लाख या संपत्ति के मूल्य का 10% जुर्माना है, जो भी अधिक हो। ये एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध रहेगा। ठीक है, तो 3 से 5 साल का कारावास है, 1 लाख या संपत्ति के मूल्य का 10% जो भी अधिक है वो इसमें जो है दंड है। नेक्स्ट है राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 लाया गया है।
तो राजस्थान विधानसभा ने 5 मार्च 2026 को राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित किया है। यह विधेयक वर्ष 1958 के मूल अधिनियम के कई महत्वपूर्ण बदलाव कर सकता है। दैनिक कार्य के घंटों को 9 से बढ़ाकर इसके अंदर 10 घंटे कर दिया गया है। हालांकि साप्ताहिक कार्य सीमा अधिकतम 48 घंटे ही इसके अंदर रहेगी। विश्राम का अंतराल की बात करें तो अब लगातार 6 घंटे, पहले 5 घंटे थे, काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो 6 घंटे के बाद में आधे घंटे का रेस्ट अनिवार्य होगा। प्रति तिमाही ओवरटाइम की अधिकतम सीमा को 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है, यानी 3 महीने में आप 144 घंटे का ओवरटाइम कर सकते हो। प्रशिक्षु जो होते हैं अप्रेंटाइज, इनकी आयु तो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 14 वर्ष कर दी गई है, ये भी याद रखना है। किशोरों के लिए क्या नियम है? 14 से 18 वर्ष के किशोर जो है, इनको वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रात के समय काम करने की अनुमति नहीं होगी। तो किशोर जो है ये रात के समय कार्य नहीं कर सकेंगे। महिला कर्मचारी की बात करें तो महिला कर्मचारियों के लिए रात की शिफ्ट में कार्य करने से संबंधित जो मौजूदा नियम है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो याद रखिए, यह है राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026। तो इसमें 9 घंटे से 10 घंटे कार्य बढ़ा दिए गए हैं। साप्ताहिक 48 घंटे रहेंगे। विश्राम का अंतराल हमारा पहले 5 घंटे पे आधे घंटे का रेस्ट था, अब 6 घंटे पे आधे घंटे का रेस्ट है। ओवर टाइम जो है 50 घंटे था पहले एक क्वार्टर के अंदर, यानी 3 महीनों के अंदर इसको 144 घंटे कर दिया गया है। अप्रेंटाइज की आयु पहले 12 साल थी, अब कर दी गई है 14 साल। और किशोर जो है, इनको जो 14 से 18 वर्ष के हैं, इनके लिए रात में काम करने की अनुमति भी नहीं होगी। नेक्स्ट है राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026। तो इसमें प्रमुख सुधार किए गए हैं। राजस्थान विधानसभा ने 5 मार्च 2026 को राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित किया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है छोटे और तकनीकी अपराधों के लिए जेल की सज़ा के प्रावधान को समाप्त करना। ठीक है, तो जो भी छोटे और तकनीकी अपराध है, इनके लिए जेल की सज़ा को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। प्रदेश के अंदर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आम नागरिक और व्यापारियों को अदालती उलझनों से राहत दिलाना इसका उद्देश्य है। इस विधेयक के जरिए राज्य के 11 विभिन्न अधिकारों में सुधार किया गया है, जहां अब कारावास के स्थान पर केवल आर्थिक दंड देय होगा। वन अधिनियम 1953 की बात करें तो अनजाने में मवेशी चराने जैसे सामान्य अपराधों के लिए अब कारावास का प्रावधान हटाकर केवल जुर्माना इसके अंदर तय किया गया है। वेयर हाउसिंग एक्ट 1958 की बात करें तो बिना लाइसेंस भंडारण पर पहले 1 वर्ष की जेल थी, अब इसे अधिकतम 50,000 के जुर्माने में बदल दिया गया है। तो पहले 1 वर्ष की जेल थी, अब इसको कम कर दिया गया है, 50,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है वेयर हाउसिंग एक्ट के अंदर। पेयजल दुरुपयोग तो घरेलू कनेक्शन और गैर घरेलू उपयोग करने पर पहले 1 वर्ष की जेल के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है और इसे 200 से लेके 1,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना निर्धारित इसके लिए किया गया है। अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। इसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, स्टाम्प अधिनियम 1998, साहूकार अधिनियम 1963, गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 सहित अन्य महत्वपूर्ण कानून इसके अंदर शामिल है। राज्यपाल की अनुमति के बाद यह विधेयक राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा। तो ये जो विधेयक है, ये राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा। ठीक है, तो ये कौन सा अध्यादेश है, विधेयक है? ये है राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026। नेक्स्ट है राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप समिट 2026। तो पुरस्कार वितरण किया गया है इसके अंदर। तो जयपुर के होटल ताज आमेर के अंदर 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप समिट का आयोजन किया गया है। इस पर विभिन्न श्रेणियों में विजेता स्टार्टअप को पुरस्कृत किया गया है। कौन कौन सी श्रेणी में किया गया है देखिए। तो राजस्थान के कैप्सा डायनामिक्स यानी जो है, इसने पहला स्थान प्राप्त करके $4,000 का पुरस्कार जीता है। कैटलक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड दूसरे स्थान पर इसके अंदर रही है। तो अर्ली ग्रोथ स्टेज श्रेणी के अंदर कैपेक्स डायनामिक्स ने जीता है पहला पुरस्कार, $4,000 का इनको पुरस्कार दिया गया है।
आईडीआई या प्रेस्ड स्टेज श्रेणी के अंदर राजस्थान के स्टार्टअप है एग्नोसिस, इसको पहला स्थान के रूप में $2500 मिले हैं, और टेक लॉन्च प्राइवेट लिमिटेड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इसके बाद में पिच बैटल, तो समिट के दौरान पिच बैटल के ग्रांड फिनाले के माध्यम से नवाचारों को प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट है नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसके अंदर कृष्णा नागर है, इन्होंने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। तो जयपुर की स्टार खिलाड़ी है कृष्णा नागर, इन्होंने हैदराबाद में आयोजित 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में अपनी चमक बिखेरी है। कृष्णा नागर जो है, इन्होंने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो कृष्णा नागर जो है पैरा बैडमिंटन की प्लेयर है और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। जो है ये जो है 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर कहाँ पर आयोजित हुई थी, ये हैदराबाद के अंदर। इन्होंने जो है पुरुष एकल SH6, तो फाइनल मुकाबले में उन्होंने सुदर्शन MS को हराकर राष्ट्रीय पुरुष का खिताब जीता है कृष्णा नागर ने। और मिश्रित युगल SH6 के अंदर नित्या श्री सुमति सिवान के साथ जोड़ी बनाकर मिश्रित युगल में भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये जीत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पहले जो है कृष्णा नागर के बेहतरीन प्रदर्शन और आत्मविश्वास को दर्शाती है। तो कृष्णा नागर है, इन्होंने पुरुष एकल और मिश्रित युगल श्रेणी के अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर। नेक्स्ट है मसाला औद्योगिक संगोष्ठी और किसान मेला 2026, ये अजमेर के अंदर आयोजित हुआ है। तो अजमेर के तबीजी स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला संस्थान NRCSS, इसके अंदर 7 मार्च को एक भव्य मसाला औद्योगिक संगोष्ठी और किसान मेला आयोजित किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया है, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है भागीरथ चौधरी ने इस मेले का उद्घाटन किया था और संस्थान में नई बीज प्रसंस्करण सुविधा का लोकार्पण किया था। सहभागिता की बात करें तो इस अवसर पर 2000 से अधिक किसान, कृषि वैज्ञानिक और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। संस्था का गौरव, तो 19 जनवरी 2000 को स्थापित यह केंद्र वर्तमान में अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है, जो 2400 जो है जर्म प्लाज्म का विशाल संरक्षण यहाँ पर संग्रह मौजूद है। तो ये बात हो रही है कहाँ की, मसाला औद्योगिक संगोष्ठी और किसान मेले जो कि अजमेर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान रॉयल्स, 15,282 करोड़ के अंदर ये इसकी फ्रेंचाइजी बिकी है। तो IPL की पहली चैंपियन टीम है हमारी राजस्थान रॉयल्स। इसको भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन है कार्ल सोमानी, इन्हों के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम समूह ने खरीद लिया है। कार्ल सोमानी के ग्रुप ने इस टीम के लिए $1.63 बिलियन यानी 15,282 करोड़ की रिकॉर्ड बोली इन्होंने लगाई है, जो IPL इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। इस मेगा डील को प्रभावी करने के लिए अब BCCI की अंतिम आधिकारिक मंजूरी लेनी होगी और कार्ल सोमानी जो है वर्ष 2021 से ही राजस्थान रॉयल्स में एक इन्वेस्टर के रूप से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2008 में ये IPL की सबसे सस्ती फ्रेंचाइजी थी, मात्र 320 करोड़ की, जिसकी वैल्यू अब कई गुना अब बढ़ चुकी है, 15,282 करोड़ हो चुकी है। शेन वॉर्न की कप्तानी में पहला IPL 2008 में जीतने वाली यह टीम उसके बाद केवल एक ही बार 2022 के फाइनल तक पहुंची है। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण। तो राजस्थान में 14 लाख से अधिक प्राचीन ग्रंथ है और पांडुलिपियां हैं। इनके संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन के तहत विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। यह राज्यव्यापी सर्वे 16 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2026 तक केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक है डॉक्टर लता श्रीमाली को इस सर्वे के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर लता श्रीमाली है, इनको इस सर्वे के लिए क्या है, नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। पांडुलिपि विरासत के बेहतर प्रबंधन के लिए शीघ्र ही राज्य पांडुलिपि विरासत परिषद की स्थापना की जाएगी। तो राज्य पांडुलिपि विरासत परिषद की स्थापना की जाएगी। मिशन के तहत राजस्थान में 2 मुख्य क्लस्टर केंद्र और 3 स्वतंत्र केंद्र कार्य करने के लिए नामित किए गए हैं। सूचनाएं दर्ज करने के लिए ज्ञान भारतम ऐप का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, सूचनाएं दर्ज करने के लिए किस ऐप का यूज किया जाएगा, ज्ञान भारतम ऐप का,
जागरूकता के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। डिजिटलीकरण का कार्य 12 फरवरी 2026 से जारी है और अब तक 35,411 पेज और 1,18,750 पांडुलिपियों की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है। तो लगभग ये है हमारे पास 14 लाख से अधिक है ये, और अभी तक जो है 1,18,000 पांडुलिपि की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है। 12 जनवरी 2026 से ये स्कैनिंग जारी है। नेक्स्ट है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान एसएमएस जयपुर के अंदर। ठीक है, देश का पहला है, ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान। तो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के चरक भवन के अंदर देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्थान बनकर तैयार हो गया है। लंदन के बाद विश्व का दूसरा सबसे एडवांस और उत्कृष्ट ये संस्थान है जो डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। संस्थान के अंदर 6 प्रकार की लेजर मशीनें जैसे डायोड, फ्रैक्शनल, SCO2S और इसके एग्जाइमर आदि स्थापित की गई है जो जन्मजात कॉस्मेटिक बीमारियों के उपचार में ये सहायक होगी। तो 6 प्रकार की लेजर मशीनें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के चरक भवन में ये स्थापित किया गया है। ध्यान रखिए, ये जो है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान है। विश्व की बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे एडवांस और उत्कृष्ट संस्थान है लंदन के बाद। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा होंडा के पहले ईवी मॉडल का अनावरण किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने 14 मार्च 2026 को होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के पहले इलेक्ट्रिक वाहन होंडा जीरो अल्फा इसका अनावरण किया है। तो इस अत्याधुनिक ईवी का उत्पादन राजस्थान के टपुकड़ा अलवर स्थित संयंत्र के अंदर किया जाएगा। इस परियोजना के लिए कंपनी के द्वारा 1200 करोड़ का निवेश किया जाएगा। होंडा जीरो अल्फा का उत्पादन इसी वर्ष 2026 के अंत तक शुरू होने की संभावना है। होंडा के टपुकड़ा संयंत्र का शिलान्यास वर्ष 2007 में हुआ था। यहाँ वाहनों का उत्पादन वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ था। तो टपुकड़ा के अंदर जो है होंडा का ईवी बनेगा। अनावरण के अवसर पर होंडा कोर्स इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO ताकाशी नाकाजिमा ये उपस्थित थे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण, राजस्थान स्टेट गैस, इसको राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड से नवाजा गया है। RSGL जिसको अपन बोलते हैं, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड। तो राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड। इसको स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके आयोजक कौन है? यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के द्वारा प्रदान किया गया है। नवाचार की बात करें तो RSGL को यह पुरस्कार IoT आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और CNG मदर स्टेशन पर स्मार्ट प्रबंधन के लिए दिया गया है। तकनीकी लाभ क्या मिलेगा? उन्नत IoT तकनीक के माध्यम से CNG स्टेशनों का संचालन अब रियल टाइम निगरानी प्रणाली के आधार पर किया जा रहा है। एकीकृत प्रणाली की बात करें तो डेटा एकीकरण, स्वचालित प्रबंधन और कंप्रेसर संचालन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां अब एक एकीकृत IoT प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। तो 10 मार्च 2026 को राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ है। इसमें देखिए संतान संबंधी नियम है एक तो नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक संतान की अयोग्यता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। यह नियम मूल रूप से वर्ष 1995 में लागू किया गया था। तो अब जो है आपको नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 संतान होने की जो है योग्यता थी। पहले 2 से अधिक संतान होने पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसको समाप्त कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिससे अब इससे प्रभावित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेंगे। अधिनियम में सुधार किया गया है। यह संशोधन जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में समानता लाने और कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभावों को मिटाने के लिए किया गया है। नगरीय विकास मंत्री है हमारे झावर सिंह खर्रा। इनके अनुसार प्रदेश की 309 में से 234 नगर निकाय जो है इसमें मापदंडों के अनुरूप परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है। राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निकायों के सीमांकन और परिसीमन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ठीक है, धारा 10 के तहत प्राप्त है निकायों के सीमांकन का और परिसीमन का अधिकार।
नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026। 2 बच्चों की इसके अंदर भी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। तो नगर निकायों के अलावा किसमें, पंचायती राज के अंदर भी ये अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। ये भी 10 मार्च को किया गया, ध्वनिमत से पारित। इसके बाद में 2 बच्चों की अनिवार्यता तो समाप्त हुई है इसके अंदर। और इसके द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 के उस प्रावधान को हटाया गया है जिसमें 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने के अयोग्य था। तो 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी प्रदेश में पंचायती राज संस्था जैसे पंच है, सरपंच है आदि का चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे। सरकार के अनुसार वर्ष 1994-95 में राजस्थान की प्रजनन दर जो थी ये 3.6 थी, ध्यान रखिए। और अब ये काफ़ी कम हो चुकी है, 2 के लगभग आ चुकी है ये। तो इससे ये प्रबंधन अब अप्रासंगिक हो गया है। तो ये जो है प्रजनन दर हमारी कम होने के कारण जो है ये अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट है आमेर के अंदर महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर दिया गया है। तो राजस्थान विधानसभा ने बजट सत्र के अंतिम दिन 10 मार्च को महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2025 जो है इसको ध्वनिमत से पारित किया है। यह विश्वविद्यालय जयपुर के आमेर के अंदर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 2 लाख वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई है और परियोजना पर लगभग 101 करोड़ की लागत का अनुमान है। विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान में रहेगा और प्रदेश के सभी सरकारी और निजी खेल महाविद्यालय, अकादमियाँ और शारीरिक शिक्षा संस्थान इससे संबद्ध हो सकेंगे। तो शुरुआती चरण में राज्य के प्रत्येक संभाग में एक एक खेल महाविद्यालय को इस विश्वविद्यालय से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आमेर के अंदर बनेगा महाराणा प्रताप खेलकूद यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए कुलगुरु की अध्यक्षता में प्रबंध बोर्ड और एक उच्च स्तरीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा। यहाँ स्पोर्ट साइंसेज, कोचिंग, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और एडवेंचर स्पोर्ट जैसे आधुनिक विषयों में ट्रेनिंग मिलेगी और अनुसंधान की सुविधा मिलेगी। यह संस्थान युवाओं को बायोमैकेनिक्स, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और डेटा एनालिसिस जैसे उभरते क्षेत्रों में करियर बनाने के अंदर मदद करेगा। नेक्स्ट है अजमेर में राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा ने 7 मार्च 2026 को राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 ये ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। यह जो है जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बाद प्रदेश का दूसरा राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनेगा। ठीक है, तो ये विधेयक है, अजमेर के अंदर बनेगा ये विश्वविद्यालय और ये रहेगा राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय। इससे पहले हमने पढ़ा है ये था खेलकूद का विश्वविद्यालय, ये बनेगा आमेर के अंदर महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय। और ये है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये राज्य का दूसरा है। पहला कहाँ पर है, जोधपुर में है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की घोषणा जो है बजट 2024-25 के अंदर की गई थी। इसके निर्माण के लिए MDSU अजमेर की 11.93 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। ठीक है, तो MDSU अजमेर की जा चुकी है 11.93 हेक्टेयर भूमि आवंटित। यहाँ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी संकायों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान होगा। प्राकृतिक ढांचे की बात करें तो विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए प्रबंध, विद्या, वित्त, अनुसंधान और नवाचार बोर्ड जैसी विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के राजस्व में 7.10% की प्रभावशाली वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्व संग्रहण यानी रेवेन्यू कलेक्शन के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की है। वित्तीय वर्ष के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 7.10% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिवहन विभाग के राजस्व में 9.51% का उछाल आया है। साथ ही ग्रीन टैक्स से होने वाली आय में भी बढ़ोतरी हुई है। तो परिवहन विभाग में राजस्व एकत्रित हुआ है 9.51%। पंजीयन और मुद्रांक की बात करें तो DLC राजस्व में इसमें 9.51% का उछाल आया है। पंजीयन और मुद्रांक की बात करें तो DLC दरों में सुधार के कारण स्टाम्प ड्यूटी से अर्जित जो राजस्व है इसमें 16.34% की भारी वृद्धि हुई है। खनन क्षेत्र की बात करें तो खनन पट्टों की सफल
नीलामी के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र से प्राप्त जो राजस्व है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12% इसके अंदर राजस्व बढ़ा है। आबकारी विभाग की बात करें तो आबकारी से होने वाली आय में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 7.52% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है हनुमानगढ़ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है हनुमानगढ़ में। ध्यान रखिए 8 मार्च को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और यहाँ पर हनुमानगढ़ की धान मंडी है, इसके अंदर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1008 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का इसके अंदर शिलान्यास और लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने लाडो प्रोत्साहन योजना पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया है और लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की है। डिजिटल पहल इसके अंदर साथिन मार्गदर्शिका इसका डिजिटल विमोचन किया गया है और पन्नादाय सुरक्षा और सम्मान योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया गया है। इस कार्यक्रम की विशेष पहचान ये रही है कि मुख्यमंत्री की निजी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी महिला पुलिसकर्मियों ने इसके अंदर संभाली थी। ठीक है, तो सारे जो पुलिसकर्मी थी मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में, वो महिला पुलिसकर्मियों ने इसके अंदर संभाली थी। ध्यान रखिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है लाडो प्रोत्साहन योजना का पोर्टल। 1008 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को शिलान्यास लोकार्पण किया है और साथिन मार्गदर्शिका का डिजिटल विमोचन किया है। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा के प्रशिक्षण में ने बनाया है विश्व रिकॉर्ड। तो राजस्थान के जो खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय है इसने 17 से 18 मार्च 2026 को मात्र 2 दिनों के अंदर 48,000 से अधिक किसानों लोग जो है इनको खाद्य सुरक्षा ट्रेनिंग देकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो 48,000 से अधिक को उन्होंने ट्रेनिंग दी है। कौन से आयुक्तालय ने? खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने। मुख्य बिंदु क्या रहेंगे इसमें? ये अभियान जो है शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत सुरक्षित और स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करना ये अभियान है। आंगनबाड़ी, मिड डे मील कर्मी, जेल रसोई स्टाफ और स्ट्रीट फूड वेंडर इसमें प्रतिभागी है। उद्देश्य क्या है? खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को स्वच्छता के वैश्विक मानकों के प्रति प्रशिक्षित करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो सभी प्रशिक्षित फूड हैंडलर्स को FSSAI के मानकों के अनुरूप डिजिटल प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। रैंकिंग की बात करें तो इस उपलब्धि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में राजस्थान की स्थिति और मजबूत इसके अंदर रहेगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विकसित ग्राम और वार्ड अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 19 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री विकसित ग्राम और वार्ड अभियान का शुभारंभ किया है। इस जन आंदोलन का उद्देश्य प्रदेश की प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है और शहरी वार्ड है इसके लिए उनकी स्थानीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का एक आदर्श मास्टर प्लान तैयार करना है। अभियान के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? यह अभियान जो है 19 मार्च से लेकर 15 मई 2026 तक संचालित होगा, जिसकी पहली ग्राम या वार्ड सभाएं 20 मार्च को आयोजित की गई है। डायनामिक मास्टर प्लान तो राज्य के सभी 41 जिलों के अंदर स्थानीय संसाधन, खेती, खनिज, कला के आधार पर वर्ष 2030, 35 और 2047 तक के लक्ष्यों के लिए विकास योजनाएं इसके अंदर बनेगी। कृषि प्रोसेसिंग यूनिट, बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन इसको प्राथमिकता इसके अंदर दी जाएगी। तो ये अभियान के मुख्य बिंदु है। जन भागीदारी क्या रहेगी इसके अंदर? योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले स्थानीय नागरिकों के सुझावों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग और शहरी क्षेत्रों के अंदर स्वायत्त शासन विभाग इसका समन्वय करेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। राज्य स्तर पर जो है पुरस्कार वितरण किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंदर गर्भवती महिलाओं को उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों को 19 मार्च 2026 को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। इन पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर जो है मैटरल मोर्टेलिटी रेट तो MMR इसको कम करना है और संस्थागत प्रसव जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है इसको बढ़ावा देना है। तो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफू जयपुर में आयोजित समारोह में अतिरिक्त मिशन निदेशक NHM डॉक्टर T शुभमंगला इन्होंने पुरस्कार प्रदान किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिए ये पुरस्कार दिए हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत। तो इसके अंदर विजेता देखिए कौन कौन है। राजकीय चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी की बात करें तो प्रथम है इसके अंदर भीनमाल CHC जालोर जिले की है। द्वितीय पुरस्कार मिला है इसके अंदर सुमेरपुर CHC पाली जिले की है।
तीसरा पुरस्कार मिला है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेड़ता नागौर की है। निजी चिकित्सकों की व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो प्रसव पूर्व जांच के अंदर उत्कृष्टता के अंदर पहला पुरस्कार मिला है डॉक्टर रंजना गुप्ता को, कोटा की है ये। दूसरा पुरस्कार मिला है डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी को, ये भी कोटा की है। और तीसरा पुरस्कार मिला है डॉक्टर निधि बंसल, ये भी कोटा की है। ठीक है, तो ये निजी चिकित्सक है, इनकी व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर जो कि प्रसव पूर्व जांच के अंदर उत्कृष्टता के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। जिलों की श्रेणी की बात करें तो अधिकतम गर्भवती लाभार्थियों को सेवाएं एवं PMSMA सत्र संचालन के अंदर उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के अंदर पहला पुरस्कार मिला है उदयपुर को, दूसरा राजसमंद को, तीसरा बूंदी को। गैर उच्च प्राथमिक वाले जिलों के अंदर पहला जयपुर को, दूसरा बीकानेर को, तीसरा कोटा को। डेवलपमेंट पार्टनर संस्थान जपाइगो, इसकी स्टेट टीम पिंक पखवाड़ा अभियान और FCM इंजेक्शन उपलब्धता के अंदर ये इनका विशेष योगदान रहा है। नेक्स्ट है 25वां कला मेला। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर 17 से लेके 21 मार्च को 25वें कला मेले का भव्य आयोजन किया गया था। राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा आयोजित किया गया था ये। इस उत्सव का उद्घाटन हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने किया है, जिसमें 400 से अधिक युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच मिला है। इसके मुख्य बिंदु क्या रहे, जो कि 25वां कला मेला है। मेले का केंद्र राजस्थान का गौरवशाली इतिहास विषय पर आधारित लाइव पेंटिंग हुई और चित्रकला प्रतियोगिता इसके अंदर विशेष आकर्षण रही है। 19 मार्च को आयोजित चित्रकला स्पर्धा में कृष्णकांत टोंकरिया ने पहला पुरस्कार जीता है, नंदिनी सुतार ने दूसरा है, मोहित सैनी इसके अंदर तीसरा पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो ध्यान रखिए, इतना ही याद रखना है। 25वां कला मेला किसके द्वारा आयोजित करवाया जाता है, तो कला मेला आयोजित किया जाता है ललित कला अकादमी के द्वारा। कहाँ पर आयोजित किया गया था, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। नेक्स्ट है राजस्थान दिवस 2026। तो नई परंपरा और सांस्कृतिक गौरव। तो राजस्थान दिवस जो मनाया गया 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पूरे उत्साह के साथ ही मनाया गया था। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार अब यह दिवस प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष जो है इसके अवसर पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, पहले फिक्स था, अब ये जो है हिंदू नववर्ष पर आयोजित किया जाता है। 14 से 19 मार्च तक चले इस 6 दिवसीय समारोह में प्रदेश की गौरवशाली विरासत और विकास के संकल्पों का प्रदर्शन किया गया था। समारोह के दौरान जो है स्वच्छता सप्ताह ये 14 मार्च को, विकसित राजस्थान रन और डिजिटल क्विज 15 मार्च को, जनजातीय गौरव दिवस 16 मार्च को, युवा शक्ति दिवस 17 मार्च को और किसान पशुपालक समृद्धि दिवस 18 मार्च को ये मनाए गए थे। जयपुर के अल्बर्ट हॉल के अंदर पद्मश्री अनवर खान मांगणियार और तगाराम भील जैसे दिग्गजों ने लोक प्रस्तुतियाँ इसके अंदर दी है। वहीं जवाहर कला केंद्र में NSD इसके 100 कलाकारों के द्वारा पौराणिक नाटक समुद्र मंथन का भव्य मंचन किया गया था। परिवहन में विस्तार। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोडवेज बेड़े को मजबूती देते हुए 207 नई बस, ब्लू लाइन की 100, स्टार लाइन की 79 और AC जो है 28 इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ऐतिहासिक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। हवा महल स्मारक में पुरातत्व विभाग के द्वारा राजस्थान की प्राचीन मुद्राओं और सिक्कों की 3 दिवसीय विशेष प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसके अंदर राज्य स्तरीय आयोजन, इस वर्ष मुख्य राज्य स्तरीय आयोजन जालोर के अंदर आयोजित किया गया था। ध्यान रखिए, राज्य स्तरीय आयोजन जो राजस्थान दिवस का था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, जयपुर में नहीं जालोर में आयोजित किया गया था, जहाँ विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों से संवाद और DBT हस्तांतरण किया गया था। तो ध्यान रखिए 19 मार्च को हमने मनाया था राजस्थान दिवस। अब जो है ये बदलाव किया गया था, पहले 30 मार्च को मनाया जाता था, अब जो है 30 मार्च अब 2025 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने का निर्णय लिया गया है। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर बीकानेर रियासतों के विलय से बृहत्तर राजस्थान संघ बना था, जिसकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा के अंतिम विलय के साथ वर्तमान राजस्थान का स्वरूप पूर्ण हुआ था, जिसे राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान दिवस हम 30 मार्च को मनाते थे, अब जो है नई साल पे मनाते हैं हिंदू नववर्ष के हिसाब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, राजस्थान की नई हरित पहले। तो जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कब का आयोजित किया गया था, 21 मार्च को। वन और अर्थव्यवस्था थीम पर आधारित इस समारोह में वन मंत्री है संजय शर्मा जी। इन्होंने वनीकरण को तकनीक और रोजगार से जोड़ने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का इसके अंदर शुभारंभ किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए क्या है,
सुरक्षा और रेस्क्यू, वन्यजीवों के बचाव के लिए 5 आधुनिक रेस्क्यू वाहन और निगरानी के लिए 460 मोटरसाइकिलें रवाना की गई है। अटल वन की बात करें तो जयपुर के शाहपुरा के अंदर 30 हेक्टेयर में विकसित अटल वन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिए, अटल वन कहाँ कहाँ बना है? जयपुर के शाहपुरा के अंदर 30 हेक्टेयर भूमि के अंदर ये बना हुआ है और इसका डिजिटल यानी वर्चुअल लोकार्पण उद्घाटन किया गया है। वन प्रबंधन के लिए डिजी वन प्लेटफॉर्म के नए मॉड्यूल POC 3 और POC 4 और राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की नई पारदर्शी वेबसाइट लॉन्च की गई है। प्रे बेस ऑगमेंटेशन सेंटर, तो वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 30 करोड़ की लागत से कोटा 12, पाली सिरोही, चूरू, MHTR मुकुंदरा और अजमेर के प्रोटेक्टेड क्षेत्र में 20 प्रे बेस ऑगमेंटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो राजीविका के साथ समझौता जो है, इससे हजारों महिलाओं को वन प्रबंधन में रोजगार मिलेगा। कार्बन क्रेडिट की बात करें तो डिजी वन के माध्यम से अब राजस्थान कार्बन क्रेडिट प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। तो ध्यान रखिए, डिजी वन क्या है? ये प्लेटफॉर्म है और इसके नए मॉड्यूल भी जो है लॉन्च किए गए हैं, POC 3 और POC 4। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान ऑस्ट्रेलिया जल प्रबंधन समझौते के बारे में। तो राजस्थान का जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग और ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर, ठीक है, ये दो है। राजस्थान का हमारा एक डिपार्टमेंट है जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया का वाटर सेंटर है। इसके मध्य जल संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। क्या है? भूजल पुनर्भरण के लिए शुष्क क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों पर के द्वारा गिरते भूजल स्तर में सुधार करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। इसमें जल संरक्षण, भंडारण और सुरक्षित पेयजल के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य नवीन तकनीकों का आदान प्रदान रहेगा। ठीक है। ध्यान रखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये MOU हुआ है, किसको लेकर? जल संरक्षण, भंडारण और सुरक्षित पेयजल को लेकर। जल प्रबंधन के क्षेत्र में संयुक्त शैक्षणिक शोध किए जाएंगे, यानी रिसर्च की जाएगी, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। संस्थागत भागीदारी की बात करें, AIWC नेटवर्क, इस सेंटर में कुल 33 विश्वविद्यालय और शोध संस्थान जो है, इसके अंदर 22 तो भारतीय है, 11 ऑस्ट्रेलियाई हैं, ये भागीदार है। तो प्रमुख संस्थान कौन से हैं? राजस्थान से हैं हमारे MP UAT उदयपुर का और PHED राजस्थान। भारत से हैं हमारे IIT रुड़की, गुवाहाटी और मद्रास। ऑस्ट्रेलिया से है वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय और पर्यावरण और जल विभाग। ये जो समझौता हुआ है, ध्यान रखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, राजस्थान और ऑस्ट्रेलिया का। तो ये समझौता राजस्थान जैसे जल अभाव वाले राज्यों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक कदम है, जो वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ प्रदान करेगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है 3 नई नीतियां। तो राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला में उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन किया गया उद्योग और वाणिज्य विभाग के द्वारा RIC जयपुर के अंदर 18 मार्च 2026 को। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए 3 महत्वपूर्ण नीतियाँ लॉन्च की है। तो 3 नीतियाँ लॉन्च की है राजस्थान दिवस के अवसर पर, और ये देखिए 3 महत्वपूर्ण नीतियाँ कौन सी है। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी है एक है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी है, और एक है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो 3 नीतियाँ लॉन्च की है। पहली है देखिए राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी। इसके लिए इसका उद्देश्य है राज्य में निवेशकों के लिए तैयार बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। यह नीति औद्योगिक विकास को गति देने, निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से नए औद्योगिक पार्कों के विकास को बढ़ावा देगी। ये औद्योगिक पार्कों के विकास के 4 मॉडल इसके अंदर रहेंगे। इस नीति के तहत 4 मॉडल है। निजी और सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से पार्कों को 4 श्रेणियों के अंदर कैटेगराइज किया गया है। पहली कैटेगरी है मॉडल A। इसके अंदर रीको के द्वारा जो आवंटित भूमि है, इस पर पूर्णतः निजी डेवलपर के द्वारा विकास किया जाएगा। ठीक है, मॉडल A के अंदर निजी डेवलपर रहेगा। मॉडल B के अंदर हाइब्रिड मॉडल रहेगा। 80% भूमि डेवलपर की रहेगी, 20% भूमि रीको के द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। मॉडल C जो है, इसके अंतर्गत पूरी भूमि की व्यवस्था स्वयं विकासकर्ता डेवलपर के द्वारा की जाएगी, पूरी भूमि की व्यवस्था। और मॉडल D के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड पर आधारित रहेगा। ये तो 4 मॉडल याद रखिए। इसके अलावा इसके अंदर वित्तीय रियायतें और सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। पूंजीगत सब्सिडी की बात करें तो पार्क के आकार के आधार पर
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नकद सहायता दी जाएगी। 100 एकड़ तक अगर आपका पार्क है तो अधिकतम 20 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। 100 से 250 एकड़ तक है, अधिकतम 30 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान है। 250 से अधिक पर अधिकतम 40 करोड़ तक की पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। तो 20, 30 और 40 याद रखिए। 100 एकड़ तक, 100 से 250 और 250 से अधिक। स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट दी जाएगी। इसके अंदर लैंड कन्वर्जन शुल्क में पूरी तरीके से आपको रियायत दी जाएगी। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP, तो प्रदूषण नियंत्रण और हरित विकास के लिए व्यय का 50% प्रतिपूर्ति इसके अंदर दी जाएगी। अधिकतम 12.5 करोड़ प्रति पारक दिए जाएंगे। नोडल एजेंसी की बात करें तो इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रीको को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। तो इसके अंदर नोडल एजेंसी कौन रहेगी? रीको। न्यूनतम आवश्यकताओं की बात करें तो निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि होनी चाहिए और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयाँ होना अनिवार्य है। तो ये आपकी न्यूनतम आवश्यकता है पार्क डेवलप करने के लिए। अब ये दूसरी जो पॉलिसी लाई गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। तो राजस्थान को एरोस्पेस और रक्षा निर्माण A&D के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। इसके तहत राज्य के अंदर विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, रडार, सैटेलाइट, बस और बख्तरबंद वाहनों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये जो इनका निर्माण है ये बढ़ाया जाएगा। एरोस्पेस और डिफेंस से मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े प्रोजेक्ट को लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। तो 3 कैटेगरी इसके अंदर रहेगी, ध्यान रखिए। लार्ज रहेगी 50 करोड़ से 300 करोड़ तक का इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा। मेगा के अंदर 300 करोड़ से लेके 1000 रुपये तक का निवेश रहेगा। और अल्ट्रा मेगा जो प्रोजेक्ट होंगे ये 1000 करोड़ से अधिक का इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट। ध्यान रखिए, तीन जो है ये सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है प्रोजेक्ट्स को। सर्विस सेक्टर के लिए 25 से लेके 100 करोड़ तक पूंजी निवेश वाले प्रोजेक्ट लार्ज के अंदर रहेंगे। और ये तो देखो ऊपर हमने पढ़े हैं प्रोडक्शन के, और ये हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। सर्विस सेक्टर के अंदर भी ये कैटेगरीज है। तो सर्विस सेक्टर के अंदर 25 से लेके 100 करोड़ तक पूंजी निवेश वाले प्रोजेक्ट लार्ज कैटेगरी में आएंगे। 100 से लेके 250 करोड़ तक मेगा कैटेगरी में आएंगे। 250 करोड़ से अधिक के निवेश जो है प्रोजेक्ट अल्ट्रा मेगा कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। निवेशक जो होंगे इनको वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाएगी। कौशल विकास जैसी सुविधाएं दी जाएगी। इसमें ग्रेडेड इंसेंटिव दिए जाएंगे। टैक्स में रियायत दी जाएगी। बिजली ड्यूटी में 100% छूट होगी 7 साल तक। कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। स्किल डेवलपमेंट और टाइम बाउंड क्लियरेंस जैसे प्रावधान रहेंगे। तो ठीक है, तो ये अगर आप इनके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये पॉलिसी जो है लागू की है, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026। इसके अलावा असेट क्रिएशन इंसेंटिव राज्य करों का 75% जो है रीएम्बर्समेंट 7 वर्षों तक किया जाएगा। कैपिटल सब्सिडी की बात करें तो 10 वर्षों में वितरित की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग में जो है 20 से लेकर 28% की सब्सिडी है कैपिटल सब्सिडी। सर्विसेज के लिए अंदर है 14 से लेकर 20% की। टर्नओवर लिंक इंसेंटिव दिए जाएंगे 1.2 से 2% वार्षिक 10 वर्षों तक। 7 वर्ष तक विद्युत शुल्क से 100% छूट दी जाएगी। 7 साल तक मंडी शुल्क और बाजार शुल्क का 100% सरकार रिएम्बर्स करेगी। स्टाम्प शुल्क और रूपांतरण शुल्क के भुगतान में 75% छूट दी जाएगी। 25% पुनर्भरण के प्रावधान किए गए हैं। ग्रीन इंसेंटिव, स्किल ट्रेनिंग इंसेंटिव, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन इंसेंटिव जैसे लाभ भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये लाभ मिलेंगे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको। नेक्स्ट जो तीसरी पॉलिसी थी वो थी राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो ये नीति जो है भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के पूरक के रूप में तैयार की गई है। उद्देश्य क्या है? सेमीकंडक्टर का विनिर्माण करना, ठीक है, डिजाइन करना, संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राजस्थान को देश का पसंदीदा गंतव्य बनाना इसका उद्देश्य है। अब इसमें जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकानी औद्योगिक क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिए, जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकानी औद्योगिक क्षेत्र जो है इनको प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया है। ये नीति मुख्य रूप से चिप डिजाइन पर आधारित रहेगी। OSAT आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, ATMP असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग इकाइयों पर केंद्रित रहेगी। अब देखो, इसमें निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अंदर नियम के अनुसार 75% तक की आपको सब्सिडी मिलेगी। टैक्स में रियायत मिलेगी 7 वर्षों तक, जो SGST है उसके अंदर। बिजली और भूमि की बात करें तो 7 साल तक बिजली ड्यूटी में 100% की छूट रहेगी। ज़मीन के लिए रियायती दर पर ज़मीन दी जाएगी। टर्म लोन की बात करें तो 5% ब्याज पर सब्सिडी मिल जाएगी।
पर्यावरणीय परियोजनाओं पर लागत का 50% की जो है इसके अंदर प्रतिपूर्ति मिलेगी और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत प्रमाणित इकाइयों जो है इनको सहमति शुल्क में 50% यानी मैक्सिमम इसके अंदर 12.5 करोड़ की जो है इसके अंदर रियायत है। समितियों, तो राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्विति के लिए 2 समितियां, स्टेट लेवल सेक्शनिंग जो है सैंक्शनिंग कमेटी और स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। अब आपको ये याद रखना है नोडल विभाग क्या है, कौन सा है इसका, तो उद्योग और वाणिज्यिक विभाग इसका नोडल विभाग रहेगा। नेक्स्ट है पढ़ाई विद एआई पहल। तो राजस्थान के टोंक जिले के सरकारी स्कूल के अंदर इसके अंदर पढ़ाई विद एआई नामक एक नवाचार को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है शुरू किया गया है। पढ़ाई विद एआई की बात हो रही है, टोंक जिले के अंदर किया गया है। यह पहल शिक्षा में तकनीक के समावेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें मुख्य बिंदु देखिए क्या है। इस आधुनिक एआई आधारित व्यक्तिगत शिक्षण प्लेटफॉर्म का विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो एनआईसी के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है और ये आधुनिक एआई पर आधारित व्यक्तिगत शिक्षण प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की सहायता से उनके व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार बेहतर और प्रभावी शिक्षण अनुभव उपलब्ध करवाना है। यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10 के गणित विषय के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अभ्यास प्रश्न, उनके तत्काल समाधान और विस्तृत व्याख्या जो है उपलब्ध करवाई जाती है। प्रशासन और शिक्षकों को रियल टाइम डैशबोर्ड की सुविधा मिलती है इसके अंदर, जिससे वे प्रत्येक विद्यार्थी के प्रदर्शन का बारीकी से विश्लेषण कर सकेंगे। ध्यान रखिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है किसके द्वारा? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के द्वारा ये विकसित किया गया है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है अभी? ये टोंक जिले से। नेक्स्ट है माही के टापुओं पर पर्यटन विकास के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो माही जो है बांसवाड़ा के सिटी ऑफ 100 आइसलैंड माही के टापुओं को पर्यटन बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। प्रशासन ने उदयपुर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जिसमें बांसवाड़ा कलेक्टर, जल संसाधन विभाग के अभियंता, वन विभाग और पर्यटन अधिकारी इसके अंदर शामिल है। समिति माही बांध के जलभराव क्षेत्र, टापुओं और आसपास की भूमि के सुनियोजित उपयोग के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान बनाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य अभिलेखागार की 3 दिवसीय प्रदर्शनी। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। इसके द्वारा 17 से लेकर 19 मार्च 2026 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। उद्घाटन हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने किया था और इसका विषय क्या था? ये जो प्रदर्शनी थी इसका मुख्य विषय था राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख। इसका जो है ये मुख्य विषय था। आकर्षण क्या रहा इसमें? इसमें 19 रियासतों के दुर्लभ दस्तावेज, मिर्जा राजा जयसिंह के पत्र, शिवाजी के आगरा प्रवास और 1858 के विद्रोह से जुड़े फरमान प्रदर्शित किए गए थे। ठीक है, तो ये जो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के द्वारा जो है जयपुर के जेकेके के अंदर प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। सती प्रथा एवं बाल विवाह रोकने के आदेश इसके अंदर थे। मानगढ़ का नरसंहार जो कि 1913 में हुआ था, इसके दस्तावेज थे। चेतक की मृत्यु पर महाराणा प्रताप के शोक संताप संबंधी अभिलेख इसके अंदर मुख्य रहे हैं। दुर्लभ पुस्तकें, बीकानेर पुस्तकालय की रिपोर्ट राज मारवाड़ 1891 और बीकानेर गोल्डन जुबली जैसी ऐतिहासिक पुस्तकें यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी लगी थी इसके अंदर प्रदर्शित की गई थी। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन 2.0। तो राजस्थान इसमें बना है देश का पहला राज्य। तो राजस्थान जो है जल जीवन मिशन 2.0 के नए दिशा निर्देशों के तहत केंद्र सरकार के साथ एमओयू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देश का पहला राज्य है राजस्थान, जिसमें केंद्र सरकार के साथ एमओयू किया है नए दिशा निर्देशों के तहत। ये समझौता 17 मार्च 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल और मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या है इसके? ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल लक्ष्य के तहत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को सुदृढ़ और निरंतर बनाना इसका उद्देश्य है। यह एमओयू प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नियमित जल आपूर्ति करेगा और सेवा गुणवत्ता में सुधार करेगा और
पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने में सहायक रहेगा ये। ठीक है, एमओयू जो हुआ है राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। मिशन के तहत समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति और जल प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाना इस साझेदारी का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट, राजस्थान में टीकाकरण 91.8% की ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खीवसर और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है 16 मार्च 2026 के अवसर पर प्रदेश के टीकाकरण के आंकड़े साझा किए हैं इसमें। और राजस्थान में पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत पिछले 3 दशकों में 21.1% से बढ़कर 91.8% तक पहुंच गया है। 1992-93 में था 21.1% और अब ये पहुंच गया है टीकाकरण 91.8%। वर्ष 2021-22 में यह 83.3% था, जो कि अब बढ़ते हुए 2023-24 में हो गया था 88.2%। राजस्थान का टीकाकरण स्तर जो है राष्ट्रीय औसत से 4 अंक अधिक है हमारा, और जो प्रदेश की सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली को दर्शाता है। टीकाकरण कवरेज बढ़ने से प्रदेश के अंदर मातृ और शिशु मृत्यु दर में तेज़ी से कमी आई है, जो स्थिति जो है राष्ट्रीय औसत से ये बेहतर है। ठीक है, तो राजस्थान में जो है टीकाकरण का परसेंटेज याद रखिए कितना है, 91.8। पोलियो की स्थिति, तो राजस्थान में वर्ष 2009 के बाद पोलियो का कोई मामला नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। नेक्स्ट है टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च 2026 के अवसर पर जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में राज्य स्तरीय टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय का भव्य शुभारंभ किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की गरिमामयी उपस्थिति में इस विशेष आयोजन की शुरुआत हुई थी। प्रदेश के 11,184 चिन्हित ग्राम और शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य शिविरों के माध्यम से टीबी उन्मूलन की गति तेज की जाएगी। जांच प्रक्रिया की बात करें तो शिविरों में 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग, छाती का एक्सरे, हीमोग्लोबिन और शुगर जांच की जाएगी। असामान्य एक्सरे होने पर CBNAT जांच जो है सुनिश्चित होगी। निक्षय मित्र पहल, तो मरीजों को बेहतर पोषण और सामाजिक संबल देने के लिए निक्षय मित्र योजना के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो निक्षय मित्र पहल किससे संबंधित है? यह है टीबी से संबंधित। ऐतिहासिक उपलब्धि, वर्ष 2025 में राजस्थान ने 1.75 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग करके देश में सर्वाधिक कवरेज का रिकॉर्ड बनाया है। 2025 में 3350 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई है। ठीक है, 3350 ग्राम पंचायतें। 2026 में इसको दुगना करने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो कब मनाते हैं हम विश्व टीबी दिवस? 24 मार्च 2026 को। नेक्स्ट, समृद्धि अपार्टमेंट को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। तो राजस्थान आवासन मंडल जो है इसकी है समृद्धि अपार्टमेंट योजना, इसको राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। ध्यान रखना है, ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है समृद्धि आवासन जो है समृद्धि अपार्टमेंट योजना को। 28 मार्च 2026 को दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह के अंदर आवासन आयुक्त रश्मि शर्मा को अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, जयपुर ने जीता है SMS गोल्ड वाश कप। तो जयपुर पोलो सीजन 2026 के तहत 9 मार्च को आउट ऑफ हेड पोलो टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था और इस मुकाबले में जयपुर पोलो टीम ने कृष्णाल पोलो को 5.5 से हराकर SMS गोल्ड वाश कप अपने नाम किया है। टीम की ओर से महाराजा पद्मनाभ सिंह इन्होंने सर्वाधिक 5 गोल किए हैं। जयपुर टीम के खिलाड़ी है हर्षोदय सिंह को इस टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया है। इस जीत के साथ ही जयपुर जो पोलो टीम है इसने इस सीज़न का पहला अपना जो है 9वां खिताब हासिल किया है। ठीक है, तो जयपुर की पोलो टीम है इसने 9वां खिताब हासिल किया है। ये हुआ था SMS गोल्ड वाश कप। नेक्स्ट है आर्यन यादव। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर 1 से लेकर 8 मार्च 2026 तक अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 का आयोजन किया गया था। जयपुर के बॉक्सर है आर्यन यादव, इन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और अपनी स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। आर्यन यादव जो है इन्होंने 75 kg कैटेगरी के बॉक्सिंग मुकाबले में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, तो बॉक्सिंग के प्लेयर है ये और 75 kg कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है नारायण बारेठ। तो वरिष्ठ पत्रकार है, राजस्थान के पूर्व सूचना आयुक्त नारायण बारेठ
इनका 6 मार्च 2026 को जयपुर के निजी अस्पताल में निधन हो गया था। 68 साल के थे ये। वर्ष 2020 से 22 तक राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त के पद पर ये कार्यरत रहे थे नारायण बारेठ, और अपने पत्रकारिता करियर के दौरान लंबे समय से तक बीबीसी से जुड़े रहे थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अपनी सेवाएं दी थी। नेक्स्ट है वी पोलो। इन्होंने जीता है राजस्थान टूरिज्म पोलो कप। तो जयपुर पोलो सीजन 2026 के अंतर्गत राजस्थान टूरिज्म पोलो कप 6 गोल्स का फाइनल मुकाबला 1 मार्च 2026 को राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर संपन्न हुआ था। इस फाइनल मुकाबले में टीम वी पोलो, ठीक है, ये टीम का नाम है वी पोलो, इसने टीम सेंटे MSE SME, ठीक है, सेंटे MSE SME इसको 8-6.5 के स्कोर से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया है। टीम वी पोलो जो है इसके निमित मेहता है, इनको टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। फाइनल मैच में कुल इन्होंने 5 गोल किए थे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है मिथ्स सराउंडिंग किडनी डोनेशन, इसको पहला पुरस्कार मिला है। तो जयपुर के अभिनेता और फिल्म निर्माता है राहुल सूद, इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है मिथ्स सराउंडिंग किडनी डोनेशन, इसको मोस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में पहला पुरस्कार मिला है। ये फिल्म किडनी दान और प्रत्यारोपण से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने पर आधारित है। यह सम्मान उन्हें 27 से लेकर 28 फरवरी 2026 को दिल्ली में दादीची दहदान समिति के द्वारा आयोजित वरदान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के दौरान प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के साथ उन्हें 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री का मुख्य उद्देश्य अंगदान जैसे संवेदनशील विषय पर जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट जितेंद्र शर्मा, इनको वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड मिला है। तो जयपुर के मॉडल और अभिनेता है जितेंद्र शर्मा, शुभ विचार, इनको वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। उन्हें यह सम्मान सनातन संस्कृति के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ग्लोबल फेस्टिवल एवं वर्ल्ड ग्लोबल समिट 2026 में प्रदान किया गया। इस समिट में अमेरिका, रूस, इटली सहित 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जयपुर के शिवदासपुरा ग्राम मलवा के निवासी है जितेंद्र शर्मा, मिस्टर भारत इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। वे एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों में ये सक्रिय है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल। तो 6वें इंटरनेशनल क्लासिकल एवं म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर के अंदर 26 से 27 अप्रैल को किया जाएगा। ये उत्साह का आयोजन कथक आश्रम उदयपुर और ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में किया जाएगा। सह आयोजक कौन है इसमें? ग्लोरी इवेंट्स के निदेशक है कनिष्का श्रीमाली। फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा जयपुर में 22 मार्च 2026 को इसका विमोचन किया गया था। नेक्स्ट अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता, इसका 47वां संस्करण था। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा कोटा में इसका आयोजन किया गया था 13 से लेकर 15 मार्च को। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के विद्युत निगमों की जो पावर लिफ्टिंग टीम है इसने 6 पदक जीतकर पहली बार टीम चैंपियनशिप जीती है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत पदक जीता है और 3 कांस्य पदक जीते हैं। पदक विजेता खिलाड़ी देखिए कौन है। स्वर्ण पदक जीता है हरीश मीणा, कनिष्ठ अभियंता अलवर, अजीत सिंह, कनिष्ठ अभियंता भिवाड़ी। इन्होंने राजस्थान को लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक दिलाए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान उत्सव 2026 नई दिल्ली के अंदर। तो 15 से लेकर 25 मार्च 2026 को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजित किया गया था। राजस्थान उत्सव ये आयोजित किया गया बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर। इसमें सहभागी संस्थाएं कौन सी थी? राजीविका थी और रूडा थी। इसके हस्तशिल्प और उत्पादों के स्टॉल लगे थे यहाँ पे। प्रमुख गतिविधियाँ क्या हुई? गणगौर की सवारी निकली। इसके बाद में मेहंदी और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसकी थीम थी विकसित राजस्थान 2047। सांस्कृतिक संध्या रंगत के अंदर बाड़मेर से आए प्रसिद्ध राजस्थानी लोक कलाकार मगड़ा खान और उनके 12 सदस्यीय दल के द्वारा लोकगीतों की प्रस्तुति दी गई थी। नेक्स्ट है वासुदेव देवनानी, इनको विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि मिली है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। इनको शिक्षा और समाज के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए विद्या वाचस्पति इसकी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसने दी है ये?
बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय BTU के द्वारा उनके चौथे दीक्षांत समारोह के अवसर पर यह दी गई है। देवनानी ने 19 मार्च 2026 को जयपुर स्थित लोक भवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से ये उपाधि प्राप्त की है। नेक्स्ट है जयपुर में गणगौर की शाही सवारी। तो जयपुर के सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक गणगौर उत्सव अपनी भव्यता और शाही परंपरा के साथ 21 से लेकर 22 मार्च को आयोजित किया गया था। 21 मार्च को निकली शाही सवारी में 210 लोक कलाकार और हाथी, घोड़े और रथों सहित 32 पारंपरिक लवाजमों ने भाग लिया था। समापन की बात करें तो उत्सव के दूसरे दिन 22 मार्च को बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली गई थी, जो इस सांस्कृतिक पर्व के समापन का प्रतीक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक नियुक्तियां। आलोक गुप्ता और अजिताभ शर्मा की प्रशासनिक नियुक्तियां हुई है। तो इसमें आलोक गुप्ता जो है वरिष्ठ IAS अधिकारी है। आलोक गुप्ता जी, इनको राजस्थान आवासन मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 23 मार्च को इन्होंने पदभार संभाला है। अजिताभ शर्मा जो है ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव है। अजिताभ शर्मा, इनको राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है MDSU NEP पर आधारित अध्यादेश लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है। MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के क्रियान्वयन में प्रदेश में पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। उपलब्धि क्या है? MDSU जो है राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसने NEP 2020 के अनुरूप अपने अध्यादेश ऑर्डिनेंस तैयार करके उन्हें लागू किया है। इसकी आधिकारिक घोषणा जो है 24 मार्च 2026 को आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन विषयक कार्यशाला में की गई थी। महत्व क्या है? विश्वविद्यालय ने शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक संस्थागत स्वरूप प्रदान करके प्रदेश के अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है NCDC क्षेत्रीय उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार 2025। तो जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 24 मार्च को आयोजित एक विशेष समारोह में क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं। इसमें हमारे मुख्य अतिथि थे सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक्क। इन्होंने विजेताओं को पुरस्कृत किया था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC इसके द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार हर 2 साल में राज्य स्तर पर सराहनीय कार्य करने वाली समितियों को दिया जाता है। पुरस्कार राशि की बात करें तो उत्कृष्टता पुरस्कार जो है 35,000 रुपये की नकद राशि दी जाती है। ट्रॉफी और प्रमाण पत्र इसके अंदर दिए जाते हैं। श्रेष्ठता पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 रुपये की नकद राशि दी जाती है। ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC कॉन्क्लेव 2026 के बारे में। तो जयपुर के द ललित होटल के अंदर 25 मार्च 2026 को राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन उद्योग और वाणिज्य मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान को भारत के अगले बड़े GCC हब के रूप में स्थापित करना, निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आयोजन किसने किया? यह कार्यक्रम ET गवर्नमेंट, द इकोनॉमिक टाइम्स और रीको के संयुक्त सहयोग से ये आयोजित किया गया था। राज्य की GCC नीति 2025 के तहत वर्ष 2030 तक 200 से अधिक सेंटर्स स्थापित करके 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का इसके अंदर टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो ये कॉन्क्लेव थी GCC कॉन्क्लेव। ये जो है 25 मार्च को द ललित होटल के अंदर आयोजित की गई थी। उद्घाटन किया हमारे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, जो कि उद्योग और वाणिज्य मंत्री है। नेक्स्ट है वेस्ट जोन वाइस चांसलर्स मीट 2025-26 के बारे में। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की वेस्ट जोन वाइस चांसलर्स मीट का आयोजन किया गया उदयपुर के अंदर 17-18 मार्च को। 2 दिवसीय बैठक की मेज़बानी की हमारे जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर ने, और उद्घाटन किया हमारे राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने। ठीक है, इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने और प्रमुख शिक्षाविदों ने इसमें भाग लिया था। सम्मेलन में उच्च शिक्षा के नवाचार और क्षेत्रीय शैक्षणिक चुनौतियों के विस्तार पर चर्चा की गई थी। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? उदयपुर के अंदर, और ये था वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट। राजशाही मेला 2026। तो जिला प्रशासन और राजीविका के द्वारा 16 से लेकर 22 मार्च को टोंक के कलेक्ट्रेट परिसर में राजशाही मेले का आयोजन किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है, और ग्रामीण आजीविकाओं को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है।
अन्य प्रमुख आयोजन आयोजित किए गए थे। जोधपुर के अंदर 14 से लेकर 20 मार्च को गांधी मैदान में, सीकर में 13 से 20 मार्च को अर्बन हाट के अंदर, चूरू के अंदर 17 से 23 मार्च को। क्रमिक आयोजन की बात करें तो इससे पूर्व भरतपुर जनवरी में और कोटा फरवरी में भी लोकरंग उत्सव के तहत मेले आयोजित किए जा चुके हैं। तो राज सखी के ये मेले हैं सारे, और अभी टोंक के कलेक्ट्रेट परिसर में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शन जयपुर रत्नम। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 15 से लेकर 16 मार्च 2026 को जयपुर रत्नम एक्सपो का आयोजन किया गया। संदर्भ क्या है? यह प्रदर्शनी राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक जिला उत्पाद एक पॉलिसी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा थी। ये आयोजन कैसे किया गया? इसका आयोजन जो है जयपुर जिला उद्योग केंद्र और राजसिको ने संयुक्त रूप से मिलकर किया है। इसका आयोजन ओडीओपी उत्पादों के प्रदर्शन के लिए कुल 80 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां जयपुर के रत्न और आभूषणों का प्रदर्शन किया गया है। ध्यान रखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी जो है जयपुर रत्नम, ये किसके सहयोग से आयोजित किया गया है? और ये आयोजित किया गया है जयपुर जिला उद्योग केंद्र और राजसिको के संयुक्त के द्वारा ये संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन 2026। तो विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 15 मार्च को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राज्य स्तरीय सम्मेलन ये संपन्न हुआ था। इस वर्ष का मुख्य विषय था सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता, ये इसकी थीम थी। ठीक है, थीम याद रखनी है राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन की, सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता। उपभोक्ता मामले मंत्री हैं हमारे सुमित गोदारा, इनका नाम भी याद रखना है। उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? इन्होंने नकली ब्रांडों की बिक्री को एक बड़ी चुनौती बताते हुए उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक किया था। नेक्स्ट है जौहरी श्रद्धांजलि समारोह। ये जौहर श्रद्धांजलि समारोह 2026, तो ये जौहर मेला इसको कहते हैं, 15 मार्च को आयोजित किया गया चित्तौड़गढ़ के ईनानी सिटी सेंटर ग्राउंड पर। योगी आदित्यनाथ आए थे इसके अंदर, और इसका उद्देश्य क्या है? अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर की अग्नि में समर्पित होने वाली वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना इसका उद्देश्य था। तो 15 मार्च को चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है ये समारोह आयोजित किया गया था, जौहर श्रद्धांजलि समारोह। सिरोही के अंदर लगा है अमृता हाट मेला 2026, 13 से लेकर 17 मार्च को दशहरा मैदान सिरोही के अंदर सिरोही जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ओटाराम देवासी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ओटाराम देवासी कौन है? ये राज्य मंत्री है ग्रामीण विकास और पंचायती राज। राज्य भर के लगभग 40 स्वयं सहायता समूह जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन्होंने इसके अंदर प्रतिभागी थे। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो सिरोही के अंदर अमृता हाट मेला आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 84वीं अखिल भारतीय नेत्र रोग विज्ञान AIOC कॉन्फ्रेंस 2026। तो ऑल इंडिया ऑप्थेमोलॉजिकल सोसाइटी जो है AIOS, इसकी 84वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन 12 से लेकर 15 मार्च को जयपुर के अंदर किया गया था। सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस सम्मेलन में देश विदेश के 8000 से अधिक नेत्र विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया था। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक शोध, नवाचार और आधुनिक तकनीकों को साझा करना इसका उद्देश्य था। मुख्यमंत्री ने नेत्र चिकित्सा में विशिष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर तारा प्रसाद दास को और डॉक्टर S नटराजन, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा है। ध्यान रखिए, 2 ये नेत्र रोग विशेषज्ञ है, नेत्र चिकित्सक है, डॉक्टर तारा प्रसाद दास और डॉक्टर S नटराजन। जीवन ज्योति प्रोजेक्ट, तो मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल आई केयर यूनिट्स के द्वारा दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में नेत्र जांच और उपचार पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, जीवन ज्योति प्रोजेक्ट के तहत नेत्रदान अभियान एक दान 2 जीवनों में रोशनी के संदेश के साथ नेत्रदान जागरूकता को एक प्रभावी जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया गया है। तो ध्यान रखना है, ये जो है 84वीं अखिल भारतीय नेत्र रोग विज्ञान कॉन्फ्रेंस थी, आयोजित की गई थी जयपुर में। पुस्तक का विमोचन संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष। तो ध्यान रखना, ये इसके लेखक कौन है? अध्यक्ष राजस्थान के विधानसभा के वासुदेव देवनानी जी ने लिखी है ये किताब। इसका नाम है संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष। तो ये महत्वपूर्ण है बुक। 10 मार्च को ये विमोचित की गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर में। विधानसभा के ऐतिहासिक सुधार, संविधान गैलरी, पेपरलेस प्रणाली आदि का दस्तावेजीकरण विषय पर है ये किताब। ठीक है,
नेक्स्ट है महिला जन सुनवाई अभियान 2026। ये संस्था है, इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग NCW 9 से 14 मार्च 2026 को ये अभियान चलाया गया। 9 मार्च को विजया रहाटकर ये अध्यक्ष है NCW के द्वारा। ठीक है, तो NCW के अध्यक्ष भी आपको याद रखनी है कौन है, विजया रहाटकर। ये राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर ये आयोजित किया गया था और देश के 500 जिलों में महिलाओं की समस्याओं का इसमें त्वरित समाधान किया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि कर दी गई है। ताज़ा वृद्धि हुई है, 1450 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। 2026 मार्च से ये प्रभावी रहेगी। देखिए 1000 रुपये पेंशन थी पहले 2024 में, इसको बढ़ाकर कर दिया गया था 1150 रुपये। इसके बाद में 1250 रुपये 2025 में कर दिया गया था। फिर 1300 रुपये कर दिया गया था जनवरी 2026 में, और अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है वर्तमान में यानी मार्च 2026 से 1450 रुपये प्रति माह, यानी कुल 2 वर्ष में 450 रुपये की वृद्धि हुई है। राज्य की जन कल्याणकारी नीतियों के तहत सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है वृक्ष संरक्षण विधेयक, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो राजस्थान सरकार ने खेजड़ी जैसे महत्वपूर्ण वृक्षों के अवैध कटाव को रोकने के लिए उनके संरक्षण के लिए एक कड़े वृक्ष संरक्षण विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ठीक है, और इसकी समिति के अध्यक्ष है संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल। सदस्य है वन मंत्री हमारे संजय शर्मा, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा। इस समिति की पहली बैठक 9 मार्च को आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है वर्तमान में लागू काश्तकारी जो कानून है इसके सीमित प्रावधानों के स्थान पर हर प्रकार की भूमि पर वृक्ष संरक्षण के लिए कठोर दंड और नियम लागू करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 के बारे में। तो प्रदेश में 16 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान का सफल आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता को फैलाना। ठीक है, प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान है, 16 से लेकर 28 फरवरी तक आयोजित किया गया था ये। और अभियान में राज्य भर के 18.61 लाख प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। कुल 39,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया इसके अंदर, और एकत्रित प्लास्टिक के वैज्ञानिक निस्तारण और रिसाइकलिंग से लगभग 2 लाख का राजस्व भी अर्जित किया गया था। नेक्स्ट जयपुर में महिला सम्मान समारोह एवं परिचर्चा। तो 11 महिलाएं इसके अंदर सम्मानित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में महिला सम्मान समारोह और परिचर्चा का आयोजन किया गया था। तो एक्सीलेंस अवार्ड जो है मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री है हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 11 महिलाओं को सम्मानित किया है। ध्यान रखिए 11 महिलाएं सम्मानित हुई है। कौशल वाहिनी, तो कार्यक्रम के दौरान ODOP नीति के तहत कौशल वाहिनी स्किल ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, ODOP नीति के तहत है ये कौशल वाहिनी स्किल ऑन व्हील्स। नेक्स्ट है म्हारो पावन चित्तौड़ अभियान स्वच्छता और सौंदर्यीकरण। तो चित्तौड़गढ़ को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद के द्वारा एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका आयोजन 7 मार्च 2026 को शहर के कुंभानगर वार्ड 15 में आयोजित अभियान में नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रान ने इसमें हिस्सा लिया था। तो यह है म्हारो पावन चित्तौड़ अभियान स्वच्छता और सौंदर्यीकरण। नेक्स्ट है लीलाधारी महादेव पशु मेला 2026, ये सिरोही के अंदर आयोजित किया गया है। ध्यान रखिए सिरोही जिले के मंडार रेवदर के अंदर वार्षिक लीलाधारी महादेव पशु मेले का भव्य आयोजन संपन्न हुआ था। 7 से लेकर 11 मार्च को यह आयोजित किया गया था। सिरोही जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग ने आयोजित किया था। प्रतियोगिताएं हुई थी इसमें ऊँट ऊँटनी 8 मार्च को, अश्व 9 मार्च को, अन्य पशुओं की 10 मार्च को प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। ध्यान रखिए लीलाधारी महादेव पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है, सिरोही के अंदर। नेक्स्ट है सांगानेर पंचायत समिति अब कहलाएगी बगरू। ठीक है, पहले सांगानेर थी, अब कहलाएगी कौन सी, गबरू। तो बगरू। तो राजस्थान सरकार के ने जो है प्रशासनिक सरलता के लिए सांगानेर पंचायत समिति के नाम और मुख्यालय में परिवर्तन का निर्णय लिया है। नाम परिवर्तन हो जाएगा, विधिक प्रक्रिया के माध्यम से अब इसे बगरू पंचायत समिति के नाम से जाना जाएगा। आधिकारिक मुख्यालय भी अब बगरू विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री है मदन दिलावर ने 5 मार्च 2026 को विधानसभा में इसकी पुष्टि करी थी।
नेक्स्ट है जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस, अब जैसलमेर तक इसका विस्तार कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए जोधपुर साबरमती जो सुपरफास्ट ट्रेन है इसको जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। इसका सीधे जैसलमेर तक ये संचालित होंगी और ये ट्रेन संख्या है यहाँ पर। इसका लाभ क्या होगा? यह निर्णय जालोर और जो पश्चिमी राजस्थान है इसके यात्रियों के लिए सीधी रेल से ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, रेल कनेक्टिविटी यहाँ पर सीधी उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट है 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का राज्य स्तरीय समारोह। तो 55वां था ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जयपुर के HCM रीपा में 4 मार्च 2026 को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना इसका की थीम है और शिक्षित करना और सशक्त बनाना। ध्यान रखिए 55वें राष्ट्रीय दिवस सुरक्षा दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है? जयपुर के अंदर। इसकी थीम क्या है? सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना। मुख्य अतिथि थे इसमें हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी। और सम्मान की बात करें तो वृहद औद्योगिक सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 15 इकाइयों को कारखाना सुरक्षा पुरस्कार 2026 इसके अंदर प्रदान किए गए हैं। 4 मार्च को यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है ASP चेतना भाटी, पन्नादाय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार मिला है इनको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पुलिस अधिकारी है चेतना भाटी, इनको प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। चेतना भाटी का नाम याद रखना है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चेतना भाटी है, इनको पन्नादाय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है ASI। पुरस्कार राशि की बात करें तो ये है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा उन्हें 21,000 रुपये की राशि भेंट की गई। तो ये जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है ASP। योगदान क्या है? यह पुरस्कार उन्हें महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान और सुरक्षा के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला है। वर्तमान में उदयपुर में कार्यरत है चेतना भाटी। पूर्व में 2 बार DGP डिस्क से भी सम्मानित हो चुकी है। तो 2 बार ये पहले सम्मानित हो चुकी है। अब देख लेते हैं वन लाइनर्स। भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय के अंतर्गत नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST जयपुर के द्वारा विशाल रोजगार मेले का आयोजन 2 अप्रैल 2026 को कहाँ किया गया? ये किया गया है SS जैन सुबोध गर्ल्स PG कॉलेज सांगानेर के अंदर। अगला है राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित मिशन हरियालो राजस्थान के तहत आगामी मानसून 2026 में कितने पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 10 करोड़ पौधे लगाने हैं। नेक्स्ट है प्रदेश में नई राजस्व इकाइयों, पटवार मंडल, तहसील, उपखंड के गठन और वर्तमान इकाइयों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो ललित के पवार की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है। अगला है जयपुर में स्थित IIS यूनिवर्सिटी जो है इसके 11वें दीक्षांत समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को कौन सी मानद उपाधि से विभूषित किया गया है? तो D.Litt की उपाधि यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान शास्त्री नगर में 8 मार्च को आयोजित अजमेर संभाग स्तरीय वन मेला में मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो वासुदेव देवनानी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष है, ये इसके जो मुख्य अतिथि रहे थे। राज्य के खान विभाग ने गत वित्तीय वर्ष के करीब 9,200 करोड़ जो है इसके आंकड़े को पार करके कितने प्रतिशत विकास दर के साथ 9,426 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया है, जो गत वर्ष की इस अवधि की तुलना में करीब 1,000 करोड़ अधिक है। तो 11%। नेक्स्ट है चाकसू में 7 से लेकर 21 मार्च 2026 को आयोजित किस पखवाड़े में 45,000 की NCD स्क्रीनिंग की गई? तो ये गुरु गोलोकर स्वास्थ्य पखवाड़ा के अंतर्गत की गई 45,000 की NCD स्क्रीनिंग। अजमेर के राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय में किस वार्षिक टेक्नो कल्चरल उत्सव का आयोजन 17 से 18 मार्च को किया गया? तो एपिस्टेमिको 26 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है शहीदी दिवस के अवसर पर माय भारत अलवर के द्वारा किस शीर्षक से एक पदयात्रा 23 मार्च को आयोजित की गई थी? तो माय भारत माय रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में।
भीषण गर्मी के मौसम में पक्षियों और छोटे जीवों को पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जयपुर में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो जयपुर में ये किया गया है परिंदा लगाओ परिंदा बचाओ अभियान। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान जनवरी 2026 की मासिक रैंकिंग में संपूर्ण देश में पहले स्थान पर रहा था। फरवरी 2026 की मासिक रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में फरवरी में दूसरे स्थान पर रहा है राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा जिले में किस रेल का वर्चुअल लोकार्पण 28 फरवरी 2026 को किया है? तो जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे का आयोजन किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर किस संस्थान में 3 दिवसीय राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन 26 से लेकर 28 फरवरी को किया गया है? तो MNIT के अंदर ये किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल ने किस ट्रेन की पूरी कमान महिला कर्मचारियों को सौंपी थी? तो एक ट्रेन थी जिसकी पूरी कमान महिला कर्मचारियों को सौंपी थी, जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस। ये 14813 ट्रेन है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के द्वारा जारी 20 सूत्री कार्यक्रम की नवीनतम रैंकिंग में जयपुर जिले ने ऊर्जा विभाग के अंतर्गत पंप सेट ऊर्जीकरण में राज्य स्तर से आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध कितने प्रतिशत तक प्रगति प्राप्त की है? तो ऊर्जा विभाग ने की है 200% प्रगति। राज्य सरकार के द्वारा जारी 20 सूत्री कार्यक्रम की नवीनतम रैंकिंग में संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में जयपुर जिला राज्य में कौन से स्थान पर रहा है? तो जयपुर जिला है पहले स्थान पर। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर में किस संस्थान के द्वारा नवनिर्मित डिजिटल कंप्यूटर लैब का विधिवत लोकार्पण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 1 मार्च 2026 को किया है? तो ये है रश्मि वेलफेयर सोसाइटी का उद्घाटन। वन विभाग के द्वारा संचालित पौधारोपण अभियान में जयपुर जिले को कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो वन विभाग के द्वारा जो संचालित पौधारोपण अभियान है तो इसमें जयपुर को A ग्रेड, ठीक है, A ग्रेड प्राप्त हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।